افسوس सद अफसोस 4 स्टार जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम के दिफा के लिए कोई ना आगे बढ़ा। वो सब जिनके लिए जनरल साहब ने आकबत को दांव पर लगा दी गायब थे। एक साहब रावलपिंडी में सैयद परवेज मुशर्रफ का नाम बहुत ही अकीदत से लेते थे, कहीं दिखाई ना दिए। परवेज इलाही साहब जिनका दावा था कि जनरल साहब को 10 बार वर्दी में मुंतखब कराएंगे, जेल में थे, मगर किसी को मामूर तो कर सकते थे, उन्होंने भी ऐसा ना किया। क्या तनतना था जनरल साहब का। अकबर बुगटी को मरवा दिया, किसी ने चू तक नहीं। कराची में खून की होली खेली गई तो इस्लामाबाद में इस पर फख्र किया गया और इसे अपनी ताकत के तौर पर पेश किया। कितनों ही के हकूक तलफ किए और दूसरों को दे दिए। किसी जर्नैल को पोस्टल के महकमे का सरबराह बना दिया, किसी को सिविल सर्विसेज के तरबियती इदारे का सरबराह। मुकम्मल शहनशाह थे। कौन था जो उनकी किसी हुक्म की तामील में 1-2 दिन की ताखीर भी कर सकता। कम अज कम शौकत अजीज को उनके दिफा में जरूर अदालत में आना चाहिए था। मरहूम ने शौकत अजीज को कहां से कहां पहुंचा दिया था। ऐन मुमकिन है शौकत अजीज बैरूनी ताकतों का गुमाश्ता हो, मगर उसे वजीर खजाना और बाद में वजीर आजम तो जनरल साहब ही ने बनाया था। इक्तदार के संज्ञासन से उतरते ही शौकत अजीज ने कीमती सरकारी तहफ की भारी गठड़ी सर पर रखी और मुल्क से फरार हो। उसके पास माल और दौलत की कमी नहीं, चाहता तो अपने मोहसन के लिए एक बुलंद पाया वकील कर सकता था। उनके एहसानात का बदला सारा नहीं तो थोड़ा सा चुका सकता था, मगर ए रूह स्याह तुझ से तो ये भी न हो सका। अलमिया की इंतहा ये है कि जनरल मरहूम की बेगम और उनके बच्चों ने भी उनका मुकदमा न लड़ा। गालिबन वो बदस्तूर पाकिस्तान से बाहर है। मरहूम के दिफा के लिए इन्हें वापस आने की जरूरत भी नहीं थी। पाकिस्तान में एक से एक अच्छा वकील मौजूद है। वो बाहर बैठकर भी एक लायक वकील की खिदमत हासिल कर सकते थे, मगर ऐसा ना हुआ। जनरल मरहूम के दोस्तों, नाम निहाद जान निसारों, एहसान मंदों, उनके मातहत काम करने वाले वजीरों, जर्नैलों और सिविल अफसरों से क्या गिला। खुद उनके फर्जंद, उनकी दुख्तर नेक अख्तर और उनकी रफीक जिंदगी ने उन्हें अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। रमक भर परवाह भी ना की, किसी ने भी उनका दिफा ना किया। अदालत ने सजाए मौत बरकरार रखी। जी हाँ, बाद अज मर्ग सजाए मौत। बकौल मुनीर न्याजी, फिक्र वालों को पते हैं उस निशानी में बहुत। यह अफसोसनाक वाक़या हमें 3 पहलुओं पर गौर और फिक्र की दावत दे रहा। पहला पहलू गौर कीजिए, ये तो दुनिया की अदालत जिन लोगों पर जनरल मरहूम ने एहसानात किए थे, उनकी भारी अक्सरियत मजे की जिंदगी गुजार रही है। वो बहुत आसानी से अपने आराम और राहत को बरकरार रख कर भी जनरल साहब की मदद को आ सकते थे और उनकी रूह को खुश कर सकते थे, मगर किसी ने तिनका तक न तोड़ा। सब ने मुंह मोड़ लिया। मुकम्मल इग़माज़ बरता। अगर यहाँ ये हालत है तो वहाँ सबसे बड़ी अदालत में क्या होगा। उस बड़ी अदालत के नुक्ता नजर से जनरल साहब की बजाय हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो जो बार बार बताया गया है कि वहाँ भाई बहन काम आएंगे ना औलाद, ताकि रफीका हयात और रफीके हयात भी मदद को ना आएंगे, तो उसकी छोटी सी झलक हमने दुनिया में अपने सामने जनरल मरहूम के हवाले से देख ही दी। इसके बाद कतमीर बराबर शक की भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि जिन पर दुनिया में तकिया होता है और जिनके मफाद के लिए हम दूसरों पर जुल्म करते हैं, वो दुनिया में काम नहीं आते, तो उस दिन कैसे काम आएंगे। वो दिन जो बहुत ही सख्त दिन होगा, जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिस दिन सूरज और चांद को मिला दिया जाएगा और जिस दिन जमीन किसी और जमीन से तब्दील कर दी जाएगी। दूसरा पहलू गौर करने का ये है कि फर्ज कीजिए अगर बाद अज मर्ग कोई मुकदमा किसी आमिर की बजाय किसी दानिश्वर, किसी अहले कलम या इंसानों के किसी मोहसिन पर चलाया गया होता, तो क्या इसी तरह लोग से बेयारो मददगार तन्हा छोड़ देते। फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता आज ईथी मरहूम के खिलाफ मुकदमा चलता है, या हकीम सईद साहब या फैज साहब या अहमद नदीम कासमी या सादिकीन के खिलाफ अदालती कार्रवाई होती है, तो क्या तब भी लोग उनके दिफा के लिए नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे, और इस तरह उठेंगे कि उनकी गिनती मुश्किल हो जाए। आमिर या हुक्मरान अपनी जिस्मानी मौत के साथ मुकम्मल तौर पर मर जाता है, मगर एक दानिश्वर, एक अहले कलम, एक अवाम का खिदमत गुजार मर कर भी जिंदा रहता है। आज अगर बादशाहों के नाम जिंदा हैं तो इसलिए कि सादी, निजामी, अमीर खुसरो और गालिब ने अपनी शायरी में इन बादशाहों के नामों का जिक्र किया है, वरना इन्हें कौन जानता। तीसरा पहलू अहम भी है और हसास भी
क्या आयन शिकनी का मुजरिम सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ था? क्या वो पहला आमिर है जिसने इस मुल्क को अपनी जागीर समझा? क्या वो पहला गारतगर था जिसने जमहूरियत की बिसात लपेटी और हमें बरसों नहीं दहाइयों पीछे धकेल दी? नहीं जनाब, नहीं माय लॉर्ड, नहीं। इंसाफ का तकाजा अभी पूरा नहीं हुआ। बाद अज मर्ग मुकदमे कुछ और लोगों पर भी चलने चाहिए और चलाने होंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चलेंगे और जरूर चलेंगे। ये पहली बाद अज मर्ग सजाए मौत है, मगर ये आखिरी बाद अज मर्ग सजाए मौत नहीं। तारीख का पहिया बहुत जालिम, जिसने मार्शल लॉ लगाया उस पर भी मुकदमा चलाना होगा। जिसने 1970 का इंतखाब जीतने वालों को हुकूमत नहीं दी थी और असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी बल्कि कैंसिल कर दिया था, उस पर भी मुकदमा चलाना होगा। जिसने तीसरा मार्शल लॉ लगाया और उस पर भी, और जिसने चौथा लगाया उस पर भी, आज नहीं तो कल ये मुकदमे जरूर चलेंगे। तारीखी अमल और तारीखी इर्तका का रुख पीछे की तरफ नहीं किया जा सकता। जो आज हुआ है उसका माजी में सोचा भी नहीं जा सकता था, और जो आज मुहाल लग रहा है वो मुस्तकबिल में होकर रहेगा। कोई टैंक, कोई बंदूक, कोई तोप, कोई मिसाइल तारीख के प्रोसेस को नहीं रोक। और जिन्होंने इन आमरों का साथ देकर उनके हाथ मजबूत किए, क्या उन्हें छोड़ दिया जाए? जिन नाम निहाद सियासतदानों ने और सहाफियों ने उन आमरों के जूते साफ, वर्दियां इस तरीके खुरकू बनकर उनके पीठों पर खुजली करते रहे, उनके सामने लेट गए और सीढ़ी की तरह इस्तेमाल, उन पर भी मुकदमे चलाने। किसने मशवरा दिया था कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार कीजिए? कौन नाम निहाद शोरा में बैठकर आमिर को मजबूत करते रहे? कौन थे जो गैर जमाती इंतखाबात के मशवरे देते रहे? किस ने वजारतें कबूल की? कौन कसीदे लिखते रहे? कौन अपने नाम निहाद इदारों और इंस्टीट्यूट्स के लिए आमरों से ग्रांटे वसूल करके इनके हक में रुतबुल लिसान रहे? कौन मार्शल लॉ की ए टीम, बी टीम और सी टीम बने रहे? ये सब मुकदमे चलाने होंगे। इस दूध और पानी ने अलग अलग होना है। जी हाँ, एक न एक दिन इस दूध और पानी ने अलग होकर ही रहना है, और फिर शायद न जाने कितने बाद अज मर्ग सजाए मौत सुनाई जाए।